जोहार, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, जैसा कि सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर उस आधार पर मान के चलें तो हमारा जो जेपीएससी की वैकेंसी है जनवरी तक आ जानी चाहिए। जनवरी 2021 आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लाने वाली है और जो लोग जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यह गोल्डन अवसर है। दोस्तों, आप सभी जम के तैयारी करें और जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जैसे ही जेपीएससी का न्यूज़ आ जाएगी कि वैकेंसी कब तक आ रही है तो मैं आपका जो सेकंड पेपर है उसका सीरीज चालू कर दूंगा। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जनवरी 2021 में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा 100% मान के चलिए और उसी को टारगेट में लेके आप सेकंड पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह जो द्वितीय पत्र है ना, यह अंकदायी है और झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह कहीं न कहीं आपसे जुड़ी हुई है और आप सभी इस शासन व्यवस्था या यहाँ की संस्कृति सभी चीज़ों को जानते हैं। तो आप सभी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और जो भी कन्फ्यूजन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रेगुलर टेस्ट स्टार्ट होने जा रही है हमारे इसी ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है उससे जुड़ जाए। उसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड टेस्ट होगी और टेस्ट के बाद जो प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सेकंड पेपर को स्टार्ट करते हुए हम मुंडा शासन व्यवस्था की ओर चलेंगे। तो ऐसा है कि पहले मुंडा शासन व्यवस्थाओं से जो है टोटल 7 प्रश्न या 8 प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसे में यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि सेकंड पेपर का जो स्कोर होगा वो आपको क्वालिफाई करने में बहुत ही मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्कोर करना बहुत आवश्यक है और जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे तब भी आपको सेकंड पेपर जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए चालू करता हूँ, अपना टॉपिक पर जाता हूँ। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगे और क्लासेस जो है और स्मूथ ढंग से चलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपका जो टॉपिक एग्जाम से पहले सारे टॉपिक को मैं करवा दूं, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह का कोई शंका ना रह जाए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो यह जो मुंडा शासन व्यवस्था है यह है क्या? मुंडा शासन व्यवस्था मुख्य रूप से है क्या? तो यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति से संबंधित है। मुंडा जनजाति से व्यवस्थित संबंधित शासन व्यवस्था को हम मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं, यानी कि मुंडाओं की जो जनजाति है झारखंड में उनकी शासन व्यवस्था को हम मुंडा शासन व्यवस्था। सामान्य अर्थ में क्या होता है इसका, मुंडा का सामान्य अर्थ क्या होता है इस बारे में जानते हैं। तो मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति को हम मुंडा कहते थे या मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा कहते हैं। यह कौन होता था? गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा जो होता है वो गांव का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। गांव में जो राजनीतिक प्रमुखता होती है वह मुंडा का ही होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पद को देखेंगे और उनके क्या कार्य है उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में एक पद है कि मुंडा ही क्या है। मुंडा क्या है, मतलब मुंडा को ही हम पहले लिखाते हैं। तो मुंडा क्या है? तो मुंडा गांव का प्रधान होगा, गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और यह पद जो है वह वंशानुगत होता है। वंशानुगत कहने का मतलब है कि जिसका पिता मुंडा था उसका पुत्र मुंडा होगा, ठीक है। इसका मुख्य कार्य था आपका गांव का लगान वसूल करना, गांव में लगान वसूल करना, विधि व्यवस्था को वहां बनाए रखना, और अगर गांव में आपस में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उन विवादों का निपटारा करना भी इनका प्रमुख कार्य होता था। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो होता है, खास करके मुंडा जो पद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुंडा पद गांव का प्रधान को कहा जाता था, पद वंशानुगत होता था और इसका मुख्य कार्य लगान वसूलना, विधि व्यवस्था को बनाए रखना और विवादों का निपटारा करना होता है। तो ये हो गया आपका मुंडा के बारे में।
इसी तरह से एक टर्म आपका आ जाता है आपका परहा। तो परहा क्या होता है, परहा क्या होता है, इसमें एक टर्म है परहा, ठीक है। तो परहा होता क्या है इस बारे में बताते हैं। कई गांवों को मिलाकर परहा जो होता है वो कई गांवों को मिलाकर, परहा जो होता है वो कई गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनती है उसको हम परहा कहते हैं। यह क्या होता है, दो या अधिक गांवों के बीच में, दो या दो से अधिक गांवों के बीच में, दो या दो से अधिक गांवों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है, परहा में करता है। यह मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायपालिका कहिए या कार्यपालिका कहिए या विधायिका कहिए, यही होता है। यानी कि सर्वोच्च न्याय का जो सर्वोच्च स्थान है वह परहा होता है। परहा को पढ़ा भी कहा जाता है, परहा होता है, ठीक है। तो सर्वोच्च अधिकारी जो यहाँ का होता है, यानी कि परहा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम परहा राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परहा राजा कहते हैं। तो ये चीज होगा। और इसके अलावे जो अन्य अधिकारी, परहा पंचायत जो है यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो परहा है, परहा का जो अन्य अधिकारी होता है वो कौन होता है और उनका क्या क्या कार्य है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला पद आता है ठाकुर का। यह परहा राजा का सहायक होता है, यानी कि परहा राजा का सहायक होता है। दीवान जो होता है, एक पद दीवान है। दीवान आपका परहा राजा का मंत्री का पद होता है। तीसरा पद आता है आपका पांडे का। पांडे क्या करता है, जो ग्रामीण संबंधी जितने भी दस्तावेज हैं उसका देखरेख करता है और उसको वो आपका मतलब उसका रिकॉर्ड भी उसी के पास रहता है। इसमें लगान संबंधी, निपटारा संबंधी, भूमि विवाद संबंधी सभी विषयों का इसमें जो दस्तावेज होता है उसका रख रखाव पांडे जी करते हैं। और बरकंदाज, ये बहुत बार पूछा जाता है, बरकंदाज क्या होता है, गांव के सिपाही। प्रश्न इस प्रकार से पूछने जाते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के जो सिपाही है उसे क्या नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो वह है बरकंदाज, उसको बरकंदाज कहा जाता है। इसी में एक पद है दरोगा। दरोगा को जो सभा होता है, मुंडा परहा पंचायत का जो सभा होता है उस सभा के नियंत्रक को हम दरोगा कहते हैं, यानी कि जो नियंत्रक करता है उसे दरोगा कहते हैं। और लाल, जो वर्तमान में हमारा कहीं भी न्याय व्यवस्था चलती है तो जो बहस करते हैं वकील, उसी प्रकार का मुंडा शासन व्यवस्था में जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए एक वकील होता है जिसको हम लाल कहते हैं। तो ये सारे पद आपको याद रखने हैं, ठाकुर, दीवान, पंडे, बरकंदाज, दरोगा, लाल। और एक बात बता दें कि इस शासन व्यवस्था में महिलाओं की प्रमुखता नहीं है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी इस शासन व्यवस्था में बहुत ही कम है, यानी कि महिला प्रधानता इस शासन व्यवस्था में नहीं रही है। तो इसके पश्चात आप देखेंगे कि क्या बात होती है। मुंडा शासन व्यवस्था में एक अर्थ होता है खुटकट्टीदार। खुटकट्टीदार उसको बोलते हैं जो जमीन को साफ सफाई करके उसमें अपना निवास या अपना कृषि जोग बनाता है, उसे खुटकट्टीदार कहते हैं। इसमें खूंट का क्या अर्थ होता है, खूंट का अर्थ पूछा जाता है, खूंट का अर्थ होता है परिवार। खूंट परिवार को कहा जाता है, ठीक है, खूंट परिवार को कहा जाता है, इसलिए जानेंगे। अब एक टर्म आता है, एक शब्द है हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा किसे कहते हैं, तो यह क्या होता है, मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। जो ग्राम पंचायत होती है उसके प्रधान को हम हाथू मुंडा कहते हैं। तो इसका जो ग्राम पंचायत है, हाथू मुंडा कहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत जो है उसे क्या कहते हैं, तो ग्राम पंचायत को हम हाथू कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथू। मैंने मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को हम हाथू कहते हैं, ठीक है। आखड़ा क्या है, एक शब्द है आखड़ा। तो जो पंचायत जहाँ पर बैठती है या पंचायती जहाँ पर होती है, पंचायत स्थल को हम आखड़ा कहते हैं। आखड़ा एक तरह से जो हम लोग जो यहाँ अखाड़ा निकालते हैं या जहाँ पर सांस्कृतिक कार्य केंद्र होता है उसी को ही आखड़ा कहा जाता है। मुख्य रूप से यह जो गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है ना, जहाँ पर आपका किसी प्रकार का अनुष्ठान होता है या सांस्कृतिक केंद्र जहाँ यात्रा वगैरह इस टाइप का होता है, मुंडा गांव में देखिएगा एक मंच जैसा बना हुआ रहता है, उसी को हम आखड़ा कहते हैं। और यहीं पर सभी प्रकार के पंचायतों का फैसला भी होता है। इसमें एक जो होता है मानकी, मानकी जो टर्म है वो क्या होता है, तो वो परहा पंचायत का
प्रधान होता है, मानकी जो होता है वो पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है, और यह पद भी वंशानुगत होता है, यानी कि जिसका पिता मानकी रहा है उसका पुत्र भी मानकी होगा। और पाहन को क्या कहते हैं? पाहन कौन होता है? पाहन एक प्रकार का पुजारी होता है। गांव का धार्मिक कार्य में इनका योगदान होता है। गांव में किसी प्रकार का कलह होने पर पूजा पाठ ये करवाते हैं, और गांव में जो आसपास में किसी भी प्रकार का माहौल बिगड़ता है तो भी ये निपटारा करते हैं। इन्हें एक भूमि दी जाती है जो लगान मुक्त भूमि होती है। इस लगान मुक्त भूमि को हम कहते हैं डाली कटारी भूमि। डाली कटारी भूमि, इस डाली कटारी भूमि जो होता है वो डाली कटारी भूमि होता है, इसमें लगान नहीं लगता, यानी कि इसमें जो मुंडा है वो लगान नहीं लेंगे। तो डाली कटारी भूमि पाहन की भूमि होती है, जो मुख्य रूप से भूत पिशाच या भगवान देवी देवताओं का पूजा के लिए जो अन्न होगा उसी भूमि से लगता है, और उसका आपका इससे मतलब क्या बोलते हैं कि इस भूमि का किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। इसका उपज पूरी तरह से पाहन के पास जाता है। और पाहन का जो सहायक होता है, पाहन का जो सहायक होता है उसे हम महतो कहते हैं। महतो पाहन का सहायक होता है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब आपको देखिए इसमें एक टर्म आता है भूत खेता। ठीक है, एक भूत खेता टर्म भी आता है। तो यह क्या होता है? गांव में भूत प्रेत को भगाने के लिए, गांव में अगर किसी प्रकार का भूत प्रेत आ जाता है या ऐसा माना जाता है, क्योंकि अज्ञानता है यहाँ पर, और अज्ञानता के कारण लोग भूत प्रेत इस सब में विश्वास भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो भूत खेता होता है वो टर्म क्या होता है? मतलब गांव में जो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन द्वारा जो विशेष पूजा की जाती है, और इस पूजा के हेतु गांव के लोग जो है उसे एक खेत जो है दान करते हैं। इसी खेत को भूत खेता कहते हैं, और इसका जो उपज होता है वो मुख्य रूप से पूजा वूजा में यहाँ पर भी लगाते हैं। यानी कि पाहन का जो दो गो स्थल हुआ, एक डाली कटारी और एक भूत खेता। भूत खेता का भी उपज का कोई हिस्सेदारी नहीं लेगा, और डाली कटारी का भी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से एक टर्म और आता है आपका पनभरा। ठीक है, पनभरा जो होता है ये पढ़ा पंचायत में पुजारा भी कहते हैं इसको, और पनभरा भी कहते हैं इसी को। ठीक है, दो टर्म है, पनभरा या पुजारा। तो यह जो होता है ना वो पाहन का सहायक होता है, यानी कि पाहन का सहायक को क्या कहा जाता है? पनभरा। पनभरा जो होता है वो पाहन का सहायक होता है, यानी कि यह पाहन जो काम करेंगे, जो पूजा अर्चना करेंगे, उसी का बारे में यह जो है उनका हेल्प करेंगे, और उनके साथ आपका जो क्या बोलते हैं उसके कार्यों में योगदान करेंगे। ये होता है आपका पनभरा होता है या पुजारा। ये टर्म आपको याद रखना है। तो दोस्तों छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के प्रश्न इसी से आ जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखेंगे और जो है आपका सामने बोर्ड में जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।